हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। जब कभी भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, मैं प्रमोद सर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल प्रमोद क्लासेस अ प्लेस फॉर स्कॉलर में। आज का हमारा वीडियो है क्लास 11 वालों के लिए, बोर्ड सीबीएसई, सब्जेक्ट मैथ्स, चैप्टर 1 सेट्स, और ये है पार्ट 6। ऐसे स्टूडेंट्स क्लास 11 के सीबीएसई वाले जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उनको मैं ये बोलना चाहूंगा कि प्लीज आप इस चैप्टर के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 वीडियोस जरूर देखें और वीडियोस देखने के बाद प्रॉपर तरीके से उसका नोट्स बनाएं, प्रिपेयर करें, उसको समझें। कुछ भी डाउट होगा तो आप जिस भी वीडियो को आप देख रहे हैं, जिस भी वीडियो में आपको कोई डाउट होगा, उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप जरूर मेंशन करें कि सर हमको इस वीडियो के इस पार्ट पर, इस कॉन्सेप्ट पर ये डाउट है। तो मैं जरूर उस कमेंट को पढ़ करके आपके लिए एक नया वीडियो बना दूंगा, उसके लिए आप निश्चिंत रहेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5 वीडियोस जरूर देखें जो हमारे यूट्यूब चैनल के हमारे जो प्लेलिस्ट है उसमें अवेलेबल है। तभी आपको ये पार्ट 6 समझ में आएगा। क्लियर है? तो और जो ऑलरेडी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5 देख चुके हैं और ये पार्ट 6 देख रहे हैं, उनको मैं बोलना चाहूंगा कि प्लीज प्रॉपर तरीके से आप नोट्स बनाइए और इस वीडियो को पूरा पेशेंस के साथ आखिरी तक देखेंगे। मतलब ये वीडियो जितना भी देर का बने, जितना भी टाइम का बने, चाहे वो 1 घंटे का बने, चाहे 1 घंटे से ज्यादा का बने, जितना भी देर का ये वीडियो बने, पूरा पेशेंस के साथ आप इस वीडियो को जरूर देखिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप अभी अपने स्टडी रूम में होंगे और टेबल चेयर में बैठे होंगे। आपके पास एनसीईआरटी की मैथ्स की टेक्स्ट बुक होगी, अच्छी क्वालिटी की पेन होगी और आपके पास एक अच्छी क्वालिटी की मैथ्स की सेपरेट नोटबुक होगी जिसमें कि आप प्रॉपर तरीके से नोट डाउन करते होंगे। मैं जो भी आपको समझाऊंगा वो प्रॉपर तरीके से आपके नोटबुक में मेंशन होना चाहिए। क्लियर है? और क्या बोलते हैं, आपके पास बगल में एक पीने का बॉटल आप रख लीजिए ताकि जब कभी भी आपको पानी प्यास लगे आप अपने जगह से उठ करके पानी पीने ना जाएं, अपने जगह में ही बैठ करके पानी पिए। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? मैं ऐसा इसलिए बोलता हूं ताकि आपकी जो सीटिंग हैबिट है वो डेवलप हो सके, आपकी लुकिंग हैबिट डेवलप हो सके। मतलब कैसे आप कंसंट्रेशन के साथ इस वीडियो को देख रहे हैं वो डेवलप करना है मुझे, आपकी लिसनिंग हैबिट डेवलप करना है, आपकी अंडरस्टैंडिंग हैबिट डेवलप करना है, आपकी राइटिंग स्किल मुझे डेवलप करना है। तो ये एक दिन में नहीं होगा, ये आपको बार बार ऐसा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं जब भी मैं वीडियो बनाता हूं आपको हमेशा मोटिवेट करता हूं इस तरीके से कि आप ये सब अपने में डेवलप करें, वीडियो को आखिरी तक देखें, अपना पेशेंस डेवलप करें, अपनी लिसनिंग हैबिट सुधारें, अपनी राइटिंग हैबिट सुधारें, अपनी अंडरस्टैंडिंग हैबिट सुधारें, अपनी देखने की जो क्वालिटी है, क्षमता है, वो आप सुधारें, आपका कंसंट्रेशन पावर स्ट्रांग करें मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर है? और एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा मेरे प्यारे बच्चों कि आप इस वीडियो को आखिरी तक देखने के बाद जरूर इस वीडियो का फीडबैक मुझे आप दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिए कि आपको ये वीडियो कैसे लगा, ताकि मैं आने वाले वीडियो में अपने आप को बेहतर कर सकूं और वीडियो क्वालिटी में इंप्रूवमेंट कर सकूं। तो मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, फीडबैक चाहिए, सजेशन चाहिए। और मेरे प्यारे बच्चों अगर आपको मेरी मेहनत और मेरा वीडियो, मेरा टीचिंग स्टाइल बहुत अच्छा लगा है तो आप जरूर इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि जब कभी भी हम वीडियो अपलोड करें हमारे एजुकेशनल चैनल में आपके पास वो नोटिफिकेशन पहुंच जाए। क्लियर है? तो चलिए प्यारे बच्चों वीडियो स्टार्ट किया जाए। तो सबसे पहले आप चलिए अपना नोटबुक निकालिए और नोटबुक के सबसे टॉप मोस्ट लेफ्ट कॉर्नर में डेट लिखिए, जिस दिन भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, और डे लिखिए, कौन सा दिन वीडियो देख रहे हैं, किस टाइमिंग में देख रहे हैं, वो पूरा आप मेंशन करिए पूरा ऑनेस्टी के साथ। क्लास मेंशन करिए टॉप मोस्ट में नोटबुक के, बोर्ड मेंशन करिए सीबीएसई, सब्जेक्ट मेंशन करिए मैथ्स, चैप्टर नंबर मेंशन करिए 1 और चैप्टर का नाम मेंशन करिए सेट्स
और उसके बाद ये हमारा पार्ट 6 वीडियो है, ये पूरा मेंशन करिए। आज के वीडियो में हमारा चैप्टर 1 सेट्स कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे, रिलेशन एंड फंक्शंस। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? तो चलिए ये सब लिख लिए आप लोग, चलिए अब वीडियो स्टार्ट करें। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा, सबसे पहले आज का जो हमारा टॉपिक है वो है, हमारा टॉपिक ये है एप्लीकेशंस ऑफ सेट थ्योरी। एप्लीकेशंस ऑफ सेट थ्योरी, एप्लीकेशंस ऑफ सेट थ्योरी, ये आप मेंशन करिए। चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसको समझने के लिए, एप्लीकेशंस ऑफ सेट थ्योरी को समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप एक सेट ए मानेंगे, इसको हमने मान लिया ए को फर्स्ट फाइनाइट सेट मान लिया। फाइनाइट सेट मैंने ऑलरेडी आपको समझाया है कि फाइनाइट सेट का मतलब होता है ऐसा सेट जिसमें आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट कर सकें। और बी, जो बी है वो क्या है, सेकेंड फाइनाइट सेट है। और दिया हुआ है कि ए इंटरसेक्शन बी क्या है, 5 है, मतलब ए और बी क्या है, ये है आर डिसजॉइंट सेट, आर डिसजॉइंट सेट है। मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया है प्रीवियस लेक्चर्स में कि अगर ए और बी के बीच में अगर कोई भी कॉमन ना हो, अगर ए और बी का इंटरसेक्शन 5 हो, इसका मतलब ए और बी को हम क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट सेट्स बोलते हैं, डिसजॉइंट सेट्स बोलते हैं। तो उसके बाद क्या होगा, अगर ये कंडीशंस दिया है, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। ये फॉर्मूला है कि अगर ये कंडीशंस दिया है तो उस कंडीशन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। क्लियर हो गया? अब इसको हम वेन डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वेन डायग्राम से इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो आपको क्या करना है, एक रेक्टेंगुलर शेप का डायग्राम बनाना है। ये रेक्टेंगुलर शेप यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है। इसके अंदर में आपके पास 2 सेट अवेलेबल हैं। ये जो पहला सर्कल है इसको हमने क्या मान लिया, सेट ए मान लिया, ये फाइनाइट सेट है। दूसरा जो सर्कल है इसको हमने सेट बी माना और ये भी एक फाइनाइट सेट है। और इन दोनों के बीच में देखिए कोई भी कॉमन नहीं है। समझ में आ गया? तो ये हो गया वेन डायग्राम इस कॉन्सेप्ट का। अब उसके बाद एक कंडीशन ये है, एक कंडीशन ये लिखा गया है कि इफ ए एंड बी, इफ ए एंड बी आर नॉट, इफ ए एंड बी आर नॉट डिसजॉइंट सेट, आर नॉट डिसजॉइंट सेट्स, अगर ए और बी जो है अगर डिसजॉइंट सेट्स नहीं है, इफ ए एंड बी आर नॉट डिसजॉइंट सेट्स, देन देयर आर, देन यहां आपको लिखना पड़ेगा देयर आर कॉमन एलिमेंट्स, देयर आर कॉमन एलिमेंट्स in A and B, there are common elements in A and B। तो इसके बाद क्या हम लिख सकते हैं, then number of elements in A union B is equal to होगा number of elements in A plus number of elements in B minus number of elements in A intersection B। तो देखिए क्या है, कंडीशंस क्या है कि अगर A और B disjoint sets नहीं है, if A and B are not disjoint sets, then there are common elements in A and B। अगर A और B
डिसजॉइंट सेट्स नहीं है, इसका मतलब ए और बी में कुछ ना कुछ कॉमन निकलेंगे। तो अगर कुछ ना कुछ कॉमन निकलेगा तब उस कंडीशन में हमको क्या फाइंड करना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे ए यूनियन बी में। तो उसका फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। ये फॉर्मूला हो गया। और इसका वेन डायग्राम कैसे बन सकता है, इसका इस कंडीशन का वेन डायग्राम अगर आप बनाना चाहें तो कैसे बनेगा, आप एक रेक्टेंगल बना लें। ये रेक्टेंगल एक यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करेगा, यू मतलब यूनिवर्सल सेट। उसके बाद ये एक सर्कल हमने बनाया जो कि सेट ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये हमने एक सर्कल बनाया जो कि सेट बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इतना वाले जो पार्ट है, इतना पार्ट, ये जो पार्ट है ये a माइनस बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये वाला पार्ट, ये जो कॉमन है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, a इंटरसेक्शन b को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट b माइनस a को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, b माइनस a को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए ये वाला पार्ट a माइनस b को रिप्रेजेंट कर रहा है, मिडिल पार्ट a इंटरसेक्शन b को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला पार्ट b माइनस a को रिप्रेजेंट कर रहा है। इतना समझ में आ गया, क्लियर है। तो अब देखिएगा इस वेन डायग्राम के थ्रू या इस वेन डायग्राम से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं। तो हम जो कंक्लूजन निकाल सकते हैं वो क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो सेट्स a माइनस बी है, सेट्स a माइनस बी, देखिए ये है सेट्स a माइनस बी कॉमा a इंटरसेक्शन b और b माइनस a, ये है b माइनस a। ये सभी क्या होंगे, ये सभी डिसजॉइंट होंगे और एंड देयर यूनियन इज ए यूनियन बी होगा। देखिए इस वेन डायग्राम से हम क्या समझ सकते हैं, इस वेन डायग्राम से हम यह समझ सकते हैं कि जो सेट्स a माइनस बी है, ये सेट्स a माइनस बी है, उसके बाद है a इंटरसेक्शन b, उसके बाद b माइनस a, ये सभी डिसजॉइंट होंगे। डिसजॉइंट का मतलब इन तीनों में कोई कॉमन नहीं है, a माइनस b, a इंटरसेक्शन b और b माइनस a में कोई भी कॉमन नहीं है। और तीनों का यूनियन जो होगा वो होगा, क्या होगा, a यूनियन b होगा। इसका मतलब इसको हम सिंबॉलिक फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, इंप्लाइज करके सिंबॉलिक फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, ये हम लिख सकते हैं कि a माइनस बी इंटरसेक्शन a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन b माइनस a, तीनों में कोई कॉमन नहीं है तो क्या होगा, ये 5 होगा। मींस a माइनस b एक सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, a इंटरसेक्शन b भी एक सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, b माइनस a भी एक सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इन तीनों में जो कॉमन है वो कुछ भी नहीं है, तो इसीलिए इसको हमने क्या लिखा, a माइनस b इंटरसेक्शन a इंटरसेक्शन b अगेन इंटरसेक्शन b माइनस a किसके बराबर होगा, 5 के बराबर होगा। समझ में आ गया। और उसके बाद एक और कंक्लूजन हमको क्या मिलेगा कि a माइनस b यूनियन a इंटरसेक्शन b यूनियन b माइनस a इज इक्वल टू होगा, क्या होगा, a यूनियन b। तो ये इस वेन डायग्राम से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, इस वेन डायग्राम से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि a माइनस b यूनियन a इंटरसेक्शन b यूनियन b माइनस a इज इक्वल टू क्या होगा, a यूनियन b
होगा। तो समझ में आ गया ये कॉन्सेप्ट, क्लियर है? आपको अगर कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता तो मैं आपको हमेशा यही बोला हूं कि आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर अपना डाउट लिखें, ताकि मैं उस डाउट को क्लियर कर सकूं। जब तक आप अपना डाउट, अपना प्रॉब्लम्स शेयर नहीं करेंगे मेरे साथ, तो मैं कैसे आपका डाउट्स क्लियर कर पाऊंगा? मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि आपको मेरी वीडियो समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो इसीलिए मैं आपको बोलता हूं कि आप जरूर फीडबैक दें, कमेंट करें वीडियो में, और आपको कुछ भी प्रॉब्लम है जरूर आप वो प्रॉब्लम मेंशन करें कमेंट सेक्शन में, ताकि मैं आपके प्रॉब्लम्स को, कोई भी जो प्रॉब्लम्स है, आपका एजुकेशनल प्रॉब्लम या आपको कोई पर्सनल प्रॉब्लम, उसको मैं क्या कर सकूं, सॉल्व कर सकूं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो इतना समझ में आ गया आपको? चलिए अब इसको मैं रब कर देता हूं। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। इसको अब रब कर दिया जाए। चलिए इसको अब रब कर देते हैं अपन। चलिए अब हमको लिखना है, क्या लिखना है? इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स के बारे में। चलिए अब हम क्या लिखेंगे? इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स क्या है वो हम लिख लेते हैं एक बार। तो कितने इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं? मैं टोटल आपको 8 इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स बताऊंगा। 8 इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। चलिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A माइनस B प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B माइनस A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B। ये पहला फॉर्मूला है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है वो है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A माइनस B प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B। उसके बाद थर्ड इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B माइनस A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B। उसके बाद फोर्थ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन U मींस यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B। उसके बाद फिफ्थ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B। ये फॉर्मूला हो गया। उसके बाद सिक्स फॉर्मूला। तो सिक्स फॉर्मूला क्या बोल रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A माइनस B इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B। क्लियर हो गया ये? उसके बाद सेवंथ फॉर्मूला है। सेवंथ फॉर्मूला में सपोज A मान लेते हैं, ये है फर्स्ट फाइनाइट सेट। फर्स्ट फाइनाइट सेट मान लेते हैं, कॉमा B हम मान लेते हैं सेकेंड फाइनाइट सेट। सेकेंड फाइनाइट सेट मान लेते हैं, कॉमा C हम मान लेते हैं थर्ड फाइनाइट सेट मान लेते हैं। देखिए ठीक है, A हमने क्या मान लिया? फर्स्ट फाइनाइट सेट। B हमने मान लिया सेकेंड फाइनाइट सेट। C हमने मान लिया थर्ड फाइनाइट सेट। तो इससे हमको क्या रिजल्ट मिलेगा कि अगर 3 सेट आपको दिए हुए हैं फाइनाइट वाले, तब आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B यूनियन C अगर निकालना चाहें तो ये फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A
प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। उसके बाद लास्ट जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है, लास्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स 8। तो 8 क्या बोल रहा है, 8 ये बोल रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट्स इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी। ये टोटल 8 इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं। इसको आपको अच्छे से नोट डाउन कर लेना है। एक बार मैं वापस एक्सप्लेन कर दूंगा, अभी उसको आप चिंता मत करिए। और इस पर बेस्ड हम वर्ड प्रॉब्लम्स सीखेंगे कि वर्ड प्रॉब्लम्स का कॉन्सेप्ट में ये सब फॉर्मूला कैसे यूज होता है, मैं अभी आगे बताऊंगा इस वीडियो में। तो चलिए, टोटल 8 इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, वन बाय वन एक बार और मैं आपको पढ़ करके एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। तो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, सबसे पहले इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स क्या है कि अगर आपके पास दो सेट हैं, दोनों सेट यहां पर फाइनाइट होना चाहिए, ए और बी फाइनाइट सेट होना चाहिए, मतलब जिसके एलिमेंट्स को आप काउंट कर सकें। तब क्या होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर हो गया ये पहला फॉर्मूला। उसके बाद नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये सेकंड फॉर्मूला हो गया। थर्ड फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। उसके बाद अगला फॉर्मूला है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। उसके बाद नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर हो गया। अब अगर आपके पास तीन सेट हैं, ए फर्स्ट फाइनाइट सेट, बी सेकेंड फाइनाइट सेट और सी थर्ड फाइनाइट सेट, अगर आपके पास तीन फाइनाइट सेट हो तब आपको फाइंड आउट करना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होगा। तो उस कंडीशन में आपका फॉर्मूला बनेगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। उसके बाद लास्ट जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला क्या है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी। क्लियर हो गया। तो ये था तीन सेट के लिए और बाकी जो 6 तक वो 2 सेट तक का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप क्या करेंगे, इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे और ये पूरा फॉर्मूला आपके माइंड में फिट हो जाना चाहिए, मुंह जबानी याद हो जाना चाहिए।
तो क्या करेंगे उसके लिए, आप इसको एक चार्ट पेपर में भी लिखेंगे और अपनी स्टडी रूम में बड़े बड़े अक्षरों में लिखेंगे चार्ट पेपर में, और अपने स्टडी रूम में आप जिस भी आपके जो भी स्टडी रूम है वहां पर आप इसको चिपका देंगे और बार बार उसको देखेंगे। समझ में आ गया? तभी आपको फॉर्मूला याद होगा, मुंह जबानी याद होगा। जब मैं भी पढ़ता था तो मैं भी ऐसे ही करता था कि बड़े बड़े अक्षरों में चार्ट पेपर में लिख लेता था फॉर्मूला को और अपने स्टडी रूम में इसको चिपका देता था, और बार बार मैं उस चार्ट को देखता था, पढ़ता था, बोल बोल के पढ़ता था, फिर मन में पढ़ता था, फिर बिना देखे उसको लिखता था, तो फिर मुझे बहुत सारे फॉर्मूले मैथ्स के याद हो गए, मुंह जबानी याद हो गए। तो इससे क्या होगा, फॉर्मूला अगर आपको मुंह जबानी याद होगा तो आपका टाइम सेविंग होगा एग्जामिनेशन में, जिससे क्या होगा, अगर टाइम सेविंग होगा आपके एग्जामिनेशन में तो आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, आपकी स्पीड बढ़ेगी और आपके अच्छे मार्क्स लाने के चांसेस काफी बढ़ जाएंगे। तो समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों? तो ये पूरा फॉर्मूला प्लीज रिवाइज करेंगे, मुंह जबानी पूरा याद कर लेंगे। चलिए ठीक है, इसको अब रब कर दें, इसको अब रब कर दिया जाए। चलिए ठीक है, अब हम पढ़ेंगे नॉलेज प्लस के बारे में। अगला जो हमारा, ये तो इंपॉर्टेंट डिविजन था टॉपिक, अब हम पढ़ेंगे नॉलेज प्लस। अब हेडिंग लिखिए नॉलेज प्लस। चलिए, तो आपको अब लिखना है नॉलेज प्लस, यहां पर आप लिख लीजिए, अगला हेडिंग लिखिए नॉलेज प्लस क्या है, नॉलेज प्लस क्या है, व्हाट इज नॉलेज प्लस। तो देखिए, नॉलेज प्लस को समझने के लिए हम क्या करेंगे, लेट ए हम मान लेंगे फर्स्ट सेट, ए हम क्या मान लेंगे, फर्स्ट सेट मान लेंगे, बी हम मान लेंगे सेकेंड सेट मान लेंगे, और सी मान लेंगे थर्ड सेट। क्लियर है? ए हमने मान लिया फर्स्ट सेट, बी हमने मान लिया सेकेंड सेट, और सी मान लिया थर्ड सेट। और ये तीनों, अगर हम कोई भी सेट की बात करें तो आपको समझ जाना चाहिए कि हम फाइनाइट सेट की बात कर रहे हैं। अगर हम कोई भी सेट डिफाइन करते हैं तो इसका मतलब आपको समझ जाना चाहिए कि ये फाइनाइट सेट के बारे में हम बात कर रहे हैं आपको। तो चलिए, इसका मतलब, अब इन सब का मतलब आपको पता होना चाहिए। इसका मतलब ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, सी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, ए यूनियन बी का मतलब क्या है, बी यूनियन सी का मतलब क्या है, और ए यूनियन सी का मतलब क्या होता है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए किसके बारे में, ए इंटरसेक्शन बी के बारे में। उसके बाद आपको पता होना चाहिए बी इंटरसेक्शन सी के बारे में। इसके बाद आपको पता होना चाहिए सी इंटरसेक्शन ए के बारे में। उसके बाद आपको पता होना चाहिए ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के बारे में। उसके बाद आपको पता होना चाहिए ए यूनियन बी यूनियन सी के बारे में। तो इन सब का मतलब आपको पता होना चाहिए। तो नॉलेज प्लस में हम इन सब के बारे में बात करने वाले हैं। तो देखिए, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हुआ, तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब हुआ कि सेट ऑफ दोज ऑब्जेक्ट्स। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हुआ कि सेट ऑफ दोज ऑब्जेक्ट्स व्हिच डज नॉट बिलोंग टू ए। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हुआ, ऐसे एलिमेंट्स जो कि ए में ना हो, जो कि ए में ना हो, उसको हम क्या बोलते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। तो समझ में आ गया, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हुआ कि सेट ऑफ दोज ऑब्जेक्ट्स व्हिच डज नॉट बिलोंग टू ए, मतलब ऐसे एलिमेंट्स जो कि सेट ए में नहीं है, उसको हम क्या बोलते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। अब बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हुआ, सेट ऑफ दोज ऑब्जेक्ट्स व्हिच डज नॉट बिलोंग टू बी, ऐसे एलिमेंट्स जो सेट बी को बिलोंग नहीं करते, उसको हम बी कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। क्लियर है? और सी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हुआ, तो सी कॉम्प्लीमेंट का मतलब हुआ सेट ऑफ दोज ऑब्जेक्ट्स व्हिच डज नॉट बिलोंग टू सी, मतलब ऐसे एलिमेंट जो कि
सेट सी में नहीं आते उसको हम सी कॉम्प्लीमेंट में डालते हैं। तो सी कॉम्प्लीमेंट का मतलब ऐसा सेट एलिमेंट्स के जो सेट सी में ना हो। क्लियर है? अब ए यूनियन बी का मतलब क्या हुआ? ए यूनियन बी का मतलब हुआ, ए यूनियन बी को हम कैसे लिखेंगे, वर्डिंग में कैसे लिखेंगे, सेंटेंस में कैसे लिखेंगे कि सेट ऑफ दोज ऑब्जेक्ट्स विच लाइज आइदर इन ए और इन बी। मतलब ए यूनियन बी का मतलब क्या हुआ? ऐसे एलिमेंट्स जो या तो ए में है या तो बी में है। क्लियर है? तो इसका मतलब क्या हुआ? सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स विच लाइज आइदर इन ए और इन बी। समझ में आ गया? तो ऐसे एलिमेंट के सेट जो या तो ए में है या तो बी में है उसको हम ए यूनियन बी से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? अब उसके बाद बी यूनियन सी का मतलब क्या हुआ कि सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स विच आर लाइंग आइदर इन बी और आइदर इन सी। मतलब ऐसे एलिमेंट के सेट जो या तो बी सेट में प्रेजेंट हो या सेट सी में प्रेजेंट हो उसको हम क्या बोलते हैं? बी यूनियन सी बोलते हैं। अब उसके बाद ए यूनियन सी का मतलब क्या हुआ? ए यूनियन सी का मतलब होगा कि सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स विच लाई आइदर इन ए और इन सी। मतलब ऐसे एलिमेंट्स के सेट जो या तो सेट ए में प्रेजेंट हो या सेट सी में प्रेजेंट हो। क्लियर हो गया? ये समझ में आ गया? चलिए अब उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हुआ? तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स which belongs to both in set A और set B। तो A इंटरसेक्शन B का मतलब ऐसे एलिमेंट्स जो A में भी प्रेजेंट है और B में भी प्रेजेंट है वो हो गया A इंटरसेक्शन B। और B इंटरसेक्शन C का मतलब ऐसे एलिमेंट्स जो कि सेट B में भी प्रेजेंट है और सेट C में भी प्रेजेंट है। और C इंटरसेक्शन A का मतलब ऐसे एलिमेंट्स जो कि सेट C में भी प्रेजेंट है और सेट ए में भी प्रेजेंट है। क्लियर है? अब अगर आपको तीन सेट दिया है, अगर आपको तीन सेट दिया है ए बी सी, तब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का मतलब हुआ कि ऐसे एलिमेंट्स जो कि सेट ए में भी प्रेजेंट है, सेट बी में भी प्रेजेंट है और सेट सी में भी प्रेजेंट है। क्लियर हो गया? अब ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब कि ऐसे एलिमेंट्स जो या तो ए में हो सकते हैं और सेट बी में हो सकते हैं और सेट सी में हो सकते हैं। क्लियर है? सो ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब ऐसे एलिमेंट के सेट जो या तो सेट ए में प्रेजेंट हो या सेट बी में प्रेजेंट हो या सेट सी में प्रेजेंट हो। क्लियर है? उसको हम क्या बोलते हैं? ए यूनियन बी यूनियन सी बोलते हैं। तो ये था नॉलेज प्लस। तो समझ आया मेरे प्यारे बच्चों? नॉलेज प्लस में हमने किसके बारे में पढ़ा? ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट, सी कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी, बी यूनियन सी, ए यूनियन सी, ए यूनियन बी, बी यूनियन सी, ए यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी और ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ये था हमारा नॉलेज प्लस। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, क्लियर है? चलिए मैं पानी पी लेता हूं। मैं आपको इसीलिए बोलता हूं जब कभी भी आपको पानी प्यास लगे आपके पास एक बॉटल होना चाहिए और आपको अपने जगह से नहीं उठना है, अपने जगह में ही बैठना है, सीटिंग हैबिट डेवलप करना है। ठीक है? और पानी प्यास लगेगा तो पानी पी लेना है। क्लियर है? चलिए एक बार देख लीजिए। चलिए ठीक है, अब इसको हम रब करें। चलिए रब कर देते हैं। चलिए अब हम करेंगे क्वेश्चन सॉल्व।
ठीक है, अभी मैं जितना भी आपको कॉन्सेप्ट समझाया हूं उस पर बेस्ड हम अब वर्ड प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। तो चलिए यहां पर आप लिखिए क्वेश्चंस, हेडिंग लिखिए क्वेश्चंस, हेडिंग लिखिए क्वेश्चंस का। चलिए अब सबसे पहला क्वेश्चन लिखेंगे। पहला क्वेश्चन है, इफ कैपिटल X एंड कैपिटल Y are two sets such that X has 40 elements, comma X union Y has 60 elements, and X intersection Y has 10 elements, comma then how many elements does Y have? ये क्वेश्चन मार्क है हमारा, तो ये क्वेश्चन आप लोग लिखिए। ठीक है, क्वेश्चन लिखना है आपको, क्वेश्चन फटाफट लिखिए। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में कि इफ X and Y are two sets, X और Y दो सेट्स दिए हुए हैं, such that X has 40 elements, X union Y has 60 elements और X intersection Y has 10 elements। X और Y का जो इंटरसेक्शन है उसमें 10 एलिमेंट्स हैं। आपको बताना है कि कितने एलिमेंट्स Y में होंगे। क्लियर है? तो चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो हमको लिखना है हमारे पास क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। वी है, हमारे पास क्या क्या दिया है भाई? तो हमारे पास दिया है बेटा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन X। X में कितने एलिमेंट्स हैं? तो कितने एलिमेंट्स हैं X में? 40 एलिमेंट्स हैं। उसके बाद नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन X यूनियन Y, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन X यूनियन Y ये दिया हुआ है 60। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन X इंटरसेक्शन Y ये क्वेश्चन में दिया है 10 और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन Y ये दिया है क्वेश्चन मार्क। समझ में आ गया? अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? दो सेट है X और Y और सेट X में 40 एलिमेंट्स है, तो मैंने ये लिखा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन X इज इक्वल टू 40 और X यूनियन Y में 60 एलिमेंट्स हैं। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन X यूनियन Y ये कितना है? 60 है और X इंटरसेक्शन Y में 10 एलिमेंट्स हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन X इंटरसेक्शन Y ये कितने हैं? 10 हैं। तो अपने को ये पता करना है कि Y जो सेट है उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे। क्लियर है? तो चलिए अब हम यहां लिखते हैं फॉर्मूला यूज्ड। कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ? फॉर्मूला यूज्ड। कौन सा फॉर्मूला यूज्ड हुआ है? तो यहां पर लिखेंगे आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन X यूनियन Y का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन X प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन Y माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन X इंटरसेक्शन Y। ये फॉर्मूला है।
तो अब इंप्लाइज लगाएंगे, क्योंकि अगला स्टेप में हमेशा इंप्लाइज लगेगा, क्योंकि ये इक्वेशन बन गया। इस फॉर्मूला मतलब एक टाइप का इक्वेशन है, इक्वेशन के अगले स्टेप में इंप्लाइज लगता है। तो चलिए ये फॉर्मूला याद रहेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x यूनियन y इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x इंटरसेक्शन y। तो देखिए x यूनियन y हमारे पास कितने हैं, तो यहां लिखेंगे 60 इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x कितना है 40, यहां 40 लिख देंगे, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y, तो ये एज इट इज लिख देंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x इंटरसेक्शन y कितना दिया है, यहां पर 10 है, तो यहां पर 10 लिख देंगे। अगला स्टेप में इंप्लाइज का साइन ये हो जाएगा 60 इज इक्वल टू 40 माइनस 10, 40 माइनस 10 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, 30 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y। अगला स्टेप में क्या होगा, 30 को आप लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे, तो ये हो जाएगा 60 माइनस 30 इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y। तो ये हो जाएगा, इंप्लाइज करके लिखेंगे 30 इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y, और इंप्लाइज ये इसको पलट दो, क्योंकि जो निकालना होता है वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में होता है। तो लास्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y इज इक्वल टू यहां पर 30 लिख देंगे, इसको आप बॉक्स के अंदर लिखेंगे, बॉक्स के अंदर, ताकि चेकर को समझ में आए कि इसका आंसर कहां पर है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y कितना हो गया 30, तो यहां पर लास्ट में हम क्या लिखेंगे, यहां हम लिखेंगे हेंस कॉमा y has 30 elements, y has 30 elements, ये पूरा बॉक्स के अंदर हेंस कॉमा y has 30 elements। ये था बनाने का तरीका, इस तरीके से आपको सॉल्व करना चाहिए। देखिए आपका क्योंकि आप अभी क्लास 11th में हैं, आपका होम एग्जाम है, होम एग्जाम मींस स्कूल आपका एग्जाम कंडक्ट करेगा, तो इसमें अगर आप चाहते हैं कि आपका 11th क्लास में अच्छे मार्क्स आए, तो उसके लिए आपको प्रॉपर प्रेजेंटेशन, आपकी राइटिंग स्किल जो है वो बहुत ही बेहतरीन होना चाहिए। जितना आपका राइटिंग स्किल, लिखने का तरीका, प्रेजेंटेशन जितना जबरदस्त रहेगा, मार्क्स आपको उतने अच्छे मिलेंगे। क्लियर है? तो ये आपका प्रेजेंटेशन प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, कहाँ इंप्लाइज लगना है, कौन सा फॉर्मूला लगाना है, कहाँ पर बॉक्स लगाना है, तो ये पूरा आपको आना चाहिए। समझ में आ गया? तो प्रेजेंटेशन जितना अच्छा रहेगा, मार्क्स आपको उतने अच्छे मिलेंगे। चलिए ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि y हैज कितने एलिमेंट्स होंगे, 30 एलिमेंट्स होंगे। तो चलिए इसको अब रब कर दिया जाए। ये क्वेश्चन नंबर 1 था, इसको अब मैं रब कर देता हूं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 अब हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 है, दिया हुआ है इफ कैपिटल X एंड कैपिटल Y आर टू सेट्स such that number of elements in X दिया है 17, कॉमा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन Y दिया हुआ है 23 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन X यूनियन Y ये दिया है क्वेश्चन में 38। देन फाइंड करना है, देन फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन X इंटरसेक्शन Y, ये हमारा क्वेश्चन है। देन फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन X इंटरसेक्शन Y। तो क्वेश्चन क्या बोला है,
क्वेश्चन में बोला है कि x और y दो सेट्स हैं सच दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x दिया है 17, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y दिया है 23, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x यूनियन y 38 दिया है। आपको पता करना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे x इंटरसेक्शन y में, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे x इंटरसेक्शन y में। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां पर मैं लिख दूंगा सॉल्यूशन, यहां पर हम लिख देते हैं सॉल्यूशन लिख देते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया हुआ है, वी हैव। इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या क्या है, तो इस क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x 17, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y 23, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x यूनियन y ये 38, और अपने को पता करना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x इंटरसेक्शन y, ये पता करना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x इंटरसेक्शन y, ये पता करना है। तो चलिए अब हम क्या लिखेंगे, फॉर्मूला यूज लिखेंगे। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, क्या लिखता हूं, फॉर्मूला यूज। फॉर्मूला यूज, कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ है, तो देखिए फॉर्मूला यूज में आप क्या लिखेंगे, यहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x यूनियन y इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x इंटरसेक्शन y, x इंटरसेक्शन y। तो फॉर्मूला यूज्ड, तो ये फॉर्मूला यूज्ड होगा इसमें। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। क्या फॉर्मूला है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x यूनियन y इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x इंटरसेक्शन y। अब इंप्लाइज, तो बताइए अगला स्टेप में इंप्लाइज लगेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x यूनियन y कितना है 38 है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x कितना है 17 है, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y कितना है 23 है, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x इंटरसेक्शन y, ये हमको निकालना है। चलिए अब हम अगेन इंप्लाइज लिखते हैं। तो ये क्या होगा 38 इज इक्वल टू, अगर आप 17 और 23 को प्लस करें तो 17 और 23 को प्लस करें पर यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 40 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x इंटरसेक्शन y। अगला स्टेप में इंप्लाइज करके ये जो माइनस n माइनस दिया है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स x इंटरसेक्शन y है, इसको आप लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x इंटरसेक्शन y हो जाएगा 40 माइनस 38, इधर ट्रांसफर करेंगे राइट हैंड साइड में तो ये माइनस 38 हो जाएगा, इंप्लाइज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू 2 होगा, 40 माइनस 38 दैट इज 2। इसको आप बॉक्स बना देंगे और लास्ट में क्या लिखेंगे, बस यही तो फाइंड करना था, हो गया। इसमें लास्ट में ये स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, तो बस ये फाइंड करना था, फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x इंटरसेक्शन y। क्लियर हो गया। तो देखिए क्वेश्चन में एक बार वापस समझ लेते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, दो सेट हैं x और y, और x में कितने एलिमेंट्स हैं 17, y में कितने एलिमेंट्स हैं 23, और x यूनियन y में कितने एलिमेंट्स हैं 38। आपको निकालने हैं कि कितने एलिमेंट्स होने चाहिए x इंटरसेक्शन y में। तो ये सॉल्यूशन हमने लिखा। अब हमने मेंशन कर दिया कि हमको क्या क्या अवेलेबल है, क्या क्या गिवन है हमको, ये हमने लिख लिया क्वेश्चन में। वी हैव नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x 17, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y 23, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x यूनियन y 38। अपने को पता करना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x इंटरसेक्शन y। तो ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है,
नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x यूनियन y इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x इंटरसेक्शन y। क्लियर हो गया? तो देखिए फॉर्मूला क्या क्या बनेगा, फॉर्मूला हो जाएगा, ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये 38। ये फॉर्मूला के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x यूनियन y 38 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x 17 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y 23 है, माइनस एज इट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x इंटरसेक्शन y निकालना है। अब 17 प्लस 23 ये हो जाएगा 40। अब मैंने क्या किया, माइनस ये जो साइन था इस पूरे को लेफ्ट हैंड साइड में रखा, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x इंटरसेक्शन y आ गया। 38 राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या होगा, 40 माइनस 38 दैट इज 2। तो मींस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x इंटरसेक्शन y कितना हो गया हमारे पास, ये हो गया 2। क्लियर है? तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। कोई प्रॉब्लम? ठीक है, चलिए अब आप आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 3 में जाएं, इसको रब कर दें। चलिए रब कर देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, ध्यान से आपको लिखना है। इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, ये क्वेश्चन में दिया है 4, कॉमा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी ये दिया है 5, कॉमा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यू ये क्वेश्चन में दिया है 7, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी ये दिया है 2, कॉमा। तो देन आपको पता करना है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ये आपको पता करना है। तो एक बार क्वेश्चन आप वापस अच्छे से लिख लीजिए। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितना है 4, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितना दिया है 5, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यू, यू मतलब यूनिवर्सल सेट, ये कितना दिया है 7, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी कितना दिया है 2, और आपको पता करना है कि ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट में कितने एलिमेंट्स होंगे, ये आपको पता करना है। तो चलिए अब हम इसका सॉल्यूशन पता करते हैं कि ये सॉल्व कैसे होगा। तो देखिए सॉल्व कैसे होगा, तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि हमें क्या क्या दिया है क्वेश्चन में। वी है, हमें क्या क्या है, हमारे पास क्या क्या है, क्वेश्चन को देख करके हम क्या क्या पता लगा सकते हैं। तो क्वेश्चन को देख करके हम ये पता लगा सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कितना है 4 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितना है 5 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यू कितना है 7 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी ये कितना दिया है 2। अब हमको पूछा गया है, क्या पूछा गया है भाई, कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालना है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट में। मींस ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट होगा उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, ये अपने को पता करना है। ठीक है, अब चलिए अब यहां पर लिखेंगे हम कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो यहां लिख लीजिए फॉर्मूला यूज्ड। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अब आपको क्या करना है, पता लगाना है कि कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। तो लिख लीजिए कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। फॉर्मूला यूज लिखिए कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी जो कॉम्प्लीमेंट होगा उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे,
ये हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन U माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B। ये फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है कि अगर आपको A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता करना है तो वो आप कैसे पता कर सकते हैं कि यूनिवर्सल सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, यूनिवर्सल सेट में कितने एलिमेंट्स हैं माइनस A यूनियन B में कितने एलिमेंट्स हैं। अगर आपने ये सॉल्व कर लिया तो आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी। कितना समझ में आ गया? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला स्टेप में इज इक्वल टू करके नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन U माइनस बड़ा ब्रैकेट, अब इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B का क्या फॉर्मूला होता है? इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो चलिए अब यूज कर लेते हैं। इसकी वैल्यू कितनी दिया है भाई क्वेश्चन में? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन U कितना दिया है? 7, यहाँ 7 रख लेते हैं, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A कितना है? 4, तो यहाँ 4 लिख लेते हैं, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B कितना दिया है? 5, तो ये हो जाएगा 5 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B कितना दिया है? A इंटरसेक्शन B में कितना दिया है? 2, ये एज इट इज मैंने रख दिया। अब उसके बाद कैसे होगा? 7 माइनस 4 प्लस 5 9, 9 माइनस 2 7। तो इसको आप चाहो तो ब्रैकेट हटा भी सकते हो क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी होगी? 7 होगी। 4 प्लस 5 9, 9 माइनस 2 7, 7 माइनस 7 0। क्लियर है? तो यहां पर क्या लिखेंगे आप लास्ट में? हेंस कॉमा द वैल्यू ऑफ, यहां पर लिखना पड़ेगा द रिक्वायर्ड, यहां पर लिखना पड़ेगा द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट में कितने एलिमेंट्स हैं? ये कितना होगा भाई? या इज करके द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट इज, यहां आप लिख देंगे 0 और ये पूरा बॉक्स के अंदर ये प्रेजेंटेशन आपका होना चाहिए। क्लियर है? लास्ट में मैंने कैसे लिखा? हेंस कॉमा द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट कितना है? 0 है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। समझ में आ गया? ये था क्वेश्चन नंबर 3। क्लियर हो गया? ये समझ में आया? क्वेश्चन क्या था, कैसे लिखने का तरीका है, कौन सा फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, ये एक बार आप देख लीजिए। ठीक है, चलिए इसको अब रब कर दिया जाए। इसको अपन अब रब कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 पर जाएंगे अपन। क्वेश्चन नंबर 4 तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में लिख दे रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि इन ए क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स, in a class of 60 students, 25 students play cricket, 20 students
प्ले टेनिस and 10 students play both the games, full stop. Then find the number of students who play neither games, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोग अच्छे से लिख लीजिए। चलिए एक बार क्वेश्चन लिखने के बाद मैं आपको इसका मीनिंग समझा दे रहा हूं कि क्या बोल रहा है। इन एक क्लास में टोटल कितने स्टूडेंट्स दिए हैं, 60 स्टूडेंट्स हैं। उसमें से 25 स्टूडेंट्स क्या खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। 20 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो टेनिस खेलते हैं और 10 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो दोनों गेम्स खेलते हैं, मींस क्रिकेट भी खेलते हैं और टेनिस भी खेलते हैं। तो आपको क्या करना है, देन फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। आपको ऐसे स्टूडेंट्स पता करना है जो दोनों गेम्स नहीं खेलते, मींस क्रिकेट भी उनको पसंद नहीं है और टेनिस भी पसंद नहीं है। अगर आप मेरी बात करें तो मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है, मतलब मैं शुरू से ही मेरा क्रिकेट एक फेवरेट स्पोर्ट है और जब भी मुझे समय मिलता है तो मैं क्रिकेट जरूर खेलता हूं और क्रिकेट मैच में काफ़ी देखता हूं जब भी मुझे समय मिलता है। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं क्लास 11 के, उनको मैं बोलना चाहूंगा कि आप अपना कमेंट सेक्शन में, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि आप क्या खेलते हैं। कि आप क्रिकेट खेलते हैं तो क्रिकेट का नाम आप लिखिए कि सर मैं क्रिकेट खेलती हूं या मैं क्रिकेट खेलता हूं। अगर आप टेनिस खेलते हैं तो आप लिखिए कि आई प्ले टेनिस, ठीक है। और अगर आप दोनों प्ले करते हैं, मींस आप दोनों गेम्स अगर आप खेलते हैं, टेनिस भी और क्रिकेट भी, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि सर आई प्ले बोथ द गेम्स, क्रिकेट एज वेल एज टेनिस। और ऐसे स्टूडेंट जो क्रिकेट भी नहीं खेलते, टेनिस भी नहीं खेलते, वो क्या लिखेंगे, आई डू नॉट प्ले एनी ऑफ देम। क्लियर है। तो मुझे पता चलेगा कि आप लोगों में से कितने स्टूडेंट्स को क्रिकेट पसंद है, कितने स्टूडेंट को टेनिस पसंद है, कितने स्टूडेंट्स को क्रिकेट और टेनिस खेलना पसंद है और कितने स्टूडेंट्स को क्रिकेट भी पसंद नहीं है, टेनिस भी पसंद नहीं है। तो आप जरूर अपना फेवरेट स्पोर्ट्स गेम्स कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा कि सर मुझे ये खेलना पसंद है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो चलिए अब देखिए इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। इसको सॉल्व करने का तरीका मैं आपको बता दे रहा हूं। अगर ऐसा क्वेश्चन अगर आएगा तो आपको सॉल्व कैसे करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप यहां लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। तो देखिए क्या करना है, सबसे पहले तो आप अज्यूम करिए, लेट सी का मतलब लिखिए सेट ऑफ स्टूडेंट्स, सेट ऑफ स्टूडेंट्स who play cricket, ऐसा लिखिए। सी का मतलब सेट ऑफ स्टूडेंट्स who play cricket। उसके बाद यहां पर टी ऐसा एरो करके लिखिए, क्या लिखेंगे कि सेट ऑफ स्टूडेंट्स who play टेनिस, ऐसा आपको लिखना है। क्लियर है। इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा। और फिर आप लिखेंगे यू का मतलब क्या है, तो यू का मतलब लिखेंगे सेट ऑफ ऑल
ऑल स्टूडेंट्स इन द क्लास, इन द क्लास। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने लेटर सी यूज किया। लेटर सी का मतलब सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले क्रिकेट, मतलब लेटर सी क्या इंडिकेट कर रहा है, एक सेट इंडिकेट कर रहा है उन स्टूडेंट्स का जो क्रिकेट खेलते हैं। लेटर टी, ये जो टी है लेटर टी, ये क्या बता रहा है, सेट ऑफ स्टूडेंट्स बता रहा है जो कि टेनिस खेलते हैं। और लेटर यू क्या बता रहा है, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन द क्लास बता रहा है। क्लियर है। अब क्वेश्चन को समझ करके और इस इंफॉर्मेशन को समझ करके अब हम क्या लिखेंगे, नाउ कॉमा करके। अब बताना ये जो 60 स्टूडेंट्स हैं इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यू कितना दिया है, 60 दिया है। अब देखिए 25 स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट, इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25। उसके बाद यहां पर 20 स्टूडेंट्स प्ले टेनिस, तो इसका मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कि टेनिस खेलते हैं, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टी कितना है, ये दिया है 20। उसके बाद यहां पर बोला है 10 स्टूडेंट्स प्ले बोथ द गेम्स, तो इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी इंटरसेक्शन टी, इसका मतलब ऐसे स्टूडेंट्स जो क्रिकेट भी खेल रहे हैं टेनिस भी खेल रहे हैं, तो ऐसा कितना है, 10 है। अब अपने को निकालना क्या है, ऐसे स्टूडेंट जो दोनों खेलते नहीं है, तो इसका मतलब हमको पता करना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, सी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन टी कॉम्प्लीमेंट, ये हमको निकालना है। तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ, जो क्रिकेट भी नहीं खेलते, इसका मतलब क्या हुआ जो टेनिस भी नहीं खेलते। सी कॉम्प्लीमेंट का मतलब जो क्रिकेट नहीं खेलते, टी कॉम्प्लीमेंट का मतलब जो टेनिस नहीं खेलते, और इंटरसेक्शन का मतलब ऐसे स्टूडेंट्स जो ना तो क्रिकेट खेलते हैं और ना ही टेनिस खेलते हैं, तो ऐसे स्टूडेंट्स अपने को पता करना है। तो चलिए अब हम लिखेंगे नाउ अगेन, अब अपने को नाउ लिखना है कॉमा। अब देखिए इसका फॉर्मूला होता है, किसका फॉर्मूला, कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन टी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी यूनियन टी का कॉम्प्लीमेंट, डी मॉर्गन्स लॉ। इसके पहले मैं आपको बताया था डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है, तो क्या होता है डी मॉर्गन्स लॉ, सी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन टी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू सी यूनियन टी द होल कॉम्प्लीमेंट, ये हमने पढ़ा था डी मॉर्गन्स लॉ में। तो देखिए क्या होगा, हमको निकालना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन टी कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन टी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी यूनियन टी द होल कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है। अब इसका क्या फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है, इसको भी इधर रब कर दे रहा हूं ताकि थोड़ा सा और मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दूं। तो मेरे ख्याल से इधर आप लोग लिख लिए होंगे, तो इसको मैं थोड़ा सा रब कर दे रहा हूं, इसको अपन रब कर देते हैं और उसको मैं अच्छे से इधर लिख दे रहा हूं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर होगा। तो उसी को मैं वापस यहां लिखता हूं, नाउ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन टी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी यूनियन टी कॉम्प्लीमेंट, ये होता है। तो उसी चीज को मैंने यहां लिख दिया है, यहां पर मैंने लिखा है। अब देखेंगे, अब इसका मतलब क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यू माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी यूनियन टी, ये होता है। अब अगेन हम कैसे लिखेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यू माइनस बड़ा ब्रैकेट, इसका क्या फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी इंटरसेक्शन टी, और ये ब्रैकेट क्लोज। क्लियर हो गया। ये इसका फॉर्मूला ये, इसका फॉर्मूला ये और इसका फॉर्मूला ये पूरा सिस्टमैटिक तरीके से आपको
लिखना है। अब देखेंगे इज इक्वल टू, तो बताएंगे u में कितने एलिमेंट्स हैं, u में कितना एलिमेंट्स था अपने पास 60, तो यहाँ 60 लिखेंगे, माइनस c में कितने एलिमेंट्स हैं, ये है 25, और t में कितने एलिमेंट्स हैं, ये है 20, माइनस c इंटरसेक्शन t में कितने एलिमेंट्स हैं 10, तो यहाँ पर ऐसा लिखेंगे। अब देखेंगे क्या हो जाएगा, ये 60 माइनस, अब इन सब का आंसर कितना आएगा, इन सब का आंसर आएगा 35, इसको आप ब्रैकेट ओपन भी कर सकते हो, ये 35 आएगा, क्यों 25 प्लस 20 ये हो जाएगा 45, 45 माइनस 10 35, तो 60 माइनस 35 करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा आपका 25। मींस 25 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ना तो टेनिस खेलते हैं और ना ही क्रिकेट खेलते हैं। तो लास्ट का डायलॉग कैसे होगा, तो लास्ट का डायलॉग आपको लिखना पड़ेगा कि हेंस कॉमा द number of students who play neither games is 25। ये बॉक्स के अंदर आपको लिखना है hence comma the number of students who play neither games is 25। इसका मतलब 25 स्टूडेंट्स ऐसे थे क्लास में, 60 स्टूडेंट के क्लास में 25 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनको ना तो क्रिकेट खेलना पसंद था और ना ही क्या खेलते थे, वो टेनिस खेलते थे। क्लियर हो गया, तो ये समझ में आ गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 क्या था, चलिए इसको अब हम रब कर देते हैं, ये समझ में आ गया। कुछ भी दिक्कत होगा मेरे प्यारे बच्चों तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर अपना प्रॉब्लम शेयर करिए कि सर मुझे ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया, सर मुझे ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया। मैं आने वाली वीडियो में उस प्रॉब्लम को जरूर सॉल्व करूंगा, जरूर बताऊंगा कि ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे की जाती है। उसके लिए आप लोग चिंता मत करिए, टेंशन मत लीजिएगा, खूब मन लगा करके पढ़ाई करिएगा। क्लियर है, चलिए तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हम रब कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 रब कर दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 4 रब हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 है, आपको लिखना है इन ए टाउन ऑफ 840 persons 450 persons read Hindi newspaper, comma 300 read English newspaper and 200 read both newspaper, read both news papers, full stop. Then find the number of persons
who read neither of the newspapers, ये फुल स्टॉप। चलिए क्वेश्चन आप लोग फटाफट लिखिए, फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक टाउन है जिसमें कि 840 पर्सन्स रहते हैं। तो सबसे पहला मेरा आप लोगों से मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, वो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप जिस सिटी में हैं या जिस भी गांव से मेरे को देख रहे हैं, जहां भी देख रहे हैं, या जिस डिस्ट्रिक्ट में बिलोंग करते हैं, या जिस तहसील में आप बिलोंग करते हैं, जिस ब्लॉक में बिलोंग करते हैं, या जिस विलेज में आप बिलोंग करते हैं, आप बताइए कि आप जहां रहते हैं उस टाउन का या उस जगह का कितना पॉपुलेशन है। वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो एक टाउन है, वहां पर 840 पर्सन्स है। क्लियर है? तो मुझे क्या आपको क्या बताना है वीडियो कमेंट सेक्शन में कि आप जहां रहते हैं, जिस भी सिटी में रहते हैं, या जिस भी ब्लॉक में रहते हैं, जिस भी तहसील में रहते हैं, या जिस भी विलेज में रहते हैं, तो आपको बताना है कि वहां की पॉपुलेशन कितनी है। तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे, ये आपको होमवर्क है। उसके बाद उसमें बोल रहे हैं कि 450 पर्सन्स हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो एक और आपको होमवर्क है कि आप कौन सा हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, वो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइए। क्लियर है? तो 450 पर्सन्स हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और 300 ऐसे पर्सन हैं जो इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप कौन सा इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ताकि मुझे मालूम चले कि आजकल के जो स्टूडेंट हैं वो कितना जनरल अवेयरनेस रखते हैं। उसके बाद 200 ऐसे पर्सन्स हैं जो हिंदी न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं और इंग्लिश न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं। तो आप मुझे बताएंगे कि कितने लोग आप क्या दोनों प्रीफर करते हैं, हिंदी न्यूज़पेपर रीड करना और इंग्लिश न्यूज़पेपर रीड करना, कि दोनों नहीं पढ़ते? ये आप मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो 200 ऐसे पर्सन्स हैं जो दोनों पढ़ते हैं, हिंदी न्यूज़पेपर भी और इंग्लिश न्यूज़पेपर भी। तो अपने को ये पता करना है, फाइंड द नंबर ऑफ पर्सन्स हु रीड नाइदर ऑफ द न्यूज़पेपर। मतलब आपको ये पता करना है कि ऐसे कितने पर्सन्स हैं जो कि ना तो हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और ना ही इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। क्लियर है? तो चलिए इसको अब अपन सॉल्व करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा? इसका सॉल्यूशन सबसे पहले हम क्वेश्चन को अच्छी तरीके से रीड आउट कर लेंगे, समझ लेंगे। मैं आपको बोला हूं हमेशा पढ़ने की हैबिट, और बोल करके नहीं पढ़ना है, मुंह बंद रखना है, पढ़ना माइंड से है। जितना आप माइंड को एक्सरसाइज करवाएंगे उतना आपका ब्रेन डेवलप होगा। समझ में आ गया? तो करना कैसे है आपको क्या करना है कि पढ़ना कैसे है, माइंड से पढ़ना है, बोल करके नहीं पढ़ना है। समझ में आ गया? क्लियर है? चलिए, तो बोल करके वो पढ़ते हैं जिनको बोलने में तकलीफ होती है। अगर आपकी बोलने की फ्लुएंसी बहुत जबरदस्त है तो आपको माइंड से रीड करना चाहिए। क्लियर है? चलिए मेरे प्यारे बच्चों, तो चलिए सबसे पहले अपने काम करते हैं। ले हम u मान लेते हैं, u मींस यूनिवर्सल सेट। तो ये हम मान लेते हैं कि सेट ऑफ ऑल पर्सन्स इन द टाउन मींस टाउन में जितने भी पर्सन हैं ये u को रिप्रेजेंट कर रहा है। h क्या है? h है सेट ऑफ persons who read हिंदी न्यूज़ पेपर।
सेट ऑफ पर्सन्स हु रीड हिंदी न्यूज़पेपर, ये एज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ई मतलब सेट ऑफ पर्सन्स who read English newspaper, who read English newspaper, जो इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ता है उसको हम क्या मान रहे हैं, ई मान रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन को पढ़ करके और ये सिंबल का मैंने यूज करके हम आगे क्या लिख सकते हैं, दे कॉमा हमें क्या मिलेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यू, बताइए यू में कितने एलिमेंट्स हैं, 840। क्लियर हो गया। 840 क्यों आया, क्योंकि यहां पर बोला है नंबर ऑफ पर्सन्स इन द टाउन। उसके बाद नंबर ऑफ पर्सन्स हु रीड हिंदी न्यूज़पेपर, वो कितने हैं, वो हैं 450। उसके बाद नंबर ऑफ क्या बोलते हैं, पर्सन्स जो इंग्लिश न्यूज़पेपर रीड करते हैं, तो वो कितने हैं, 300 हैं। और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ पर्सन्स जो कि हिंदी न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं और इंग्लिश न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं, वो कितने हैं, 200। क्लियर है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यू 840, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एज 450, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई 300 और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एज इंटरसेक्शन ई 200। ऐसे पर्सन्स जो टाउन में रहते हैं 840, ऐसे पर्सन जो हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं 450 क्वेश्चन के हिसाब से, ऐसे पर्सन जो इंग्लिश न्यूज़पेपर रीड करते हैं 300 दिया हुआ है, और ऐसे पर्सन जो हिंदी और इंग्लिश दोनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं वो कितने हैं, 200 हैं। अब आपको क्या करना है, अब आपको पता करना है ऐसे कितने पर्सन्स होंगे जो कि हिंदी भी नहीं पढ़ते और इंग्लिश भी नहीं पढ़ते, ये हमको निकालना है। क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द नंबर ऑफ पर्सन्स हु रीड नाइदर ऑफ द न्यूज़पेपर्स, मतलब जो कि हिंदी भी नहीं पढ़ते और इंग्लिश भी नहीं पढ़ते न्यूज़पेपर, हमको ये पता करना है। क्लियर है। तो चलिए ये ऊपर वाला पार्ट में इतना रब कर देता हूं, इतना मैं रब कर दे रहा हूं। चलिए अब हम को पता है, अब हम क्या लिखेंगे, नाउ कॉमा अपने को पता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एच कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गन्स लॉ, मैंने आपको बताया डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एच यूनियन ई का कॉम्प्लीमेंट, ये दोनों सेम होते हैं, मींस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एच कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एच यूनियन ई द होल कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है। अब इसका क्या फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एच यूनियन ई। क्लियर हो गया। अब अगला स्टेप में क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यू माइनस ब्रैकेट में इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होती है, फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एच प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यू माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एच इंटरसेक्शन ई, ये होता है एच इंटरसेक्शन ई। क्लियर है, ये उसका फॉर्मूला है। तो चलिए अब हमको फॉर्मूला मालूम चल गया, हमको डेटा की वैल्यू भी पता है, अब पुट कर देते हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यू कितना है क्वेश्चन में, 840 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एच कितना है, ये है 450 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई कितना है, ये है 300 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एच इंटरसेक्शन ई कितना है, ये दिया है 200। अब आगे सॉल्व करते हैं, 840 माइनस, अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा,
450 प्लस 300 सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 750, 750 माइनस 200 करेंगे तो कितना आंसर आएगा 550 आएगा, और 840 माइनस 550 करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा 290। मींस 290 ऐसे पर्सन है टाउन में जो ना तो हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और ना ही इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों। अब चलिए, अब लास्ट का डायलॉग कैसे लिखेंगे, तो यहां पर डायलॉग लिखना पड़ेगा, हेंस कॉमा द नंबर ऑफ persons who read neither of the newspapers is, ये हो जाएगा 290 is 290, और ये पूरा आपको बॉक्स के अंदर मेंशन करना है। क्लियर है? तो हेंस कॉमा जो नंबर ऑफ पर्सन्स होंगे, नंबर ऑफ पर्सन्स जो रीड करते हैं, मतलब जो दोनों न्यूज़पेपर को रीड नहीं करते, ऐसे कितने होंगे 290 होंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। एक बार चेक कर लीजिए अच्छे से। क्लियर हुआ? ये समझ में आ गया? ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए, ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब इसको हम रब कर देते हैं, इस क्वेश्चन को मैं अब रब कर देता हूं। रब कर दूं? ठीक है, चलिए। चलिए, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे अब। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है? तो क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है कि ईच स्टूडेंट in a class of 40 students study at least one of the subjects English, mathematics and economics फुल स्टॉप। अब बोल रहा है 16 स्टूडेंट्स study English 22 economics and 26 mathematics 5 study English and economics
इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स, कॉमा 14 मैथमेटिक्स एंड इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स एंड इकोनॉमिक्स एंड 2 इंग्लिश इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स, फुल स्टॉप। find the number of students, find the number of students, find the number of students who study English and मैथमेटिक्स, फुल स्टॉप। देखिए अब इस क्वेश्चन का मतलब मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, क्वेश्चन बोल क्या रहा है, ठीक है। तो देखिए एक बार वापस पढ़ते हैं क्वेश्चंस को। क्या बोल रहा है, ईच स्टूडेंट इन ए क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स। देखिए एक क्लास है, उस क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं भाई, 40। तो 40 में से कोई ना कोई, एटलीस्ट बोला है, each student in a class of 40 students study at least one of the subjects English, mathematics and economics, full stop। means एक क्लास है, उस क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं और उसमें कोई ना कोई स्टूडेंट्स, एटलीस्ट बोल रहा है, कोई ना कोई स्टूडेंट्स इंग्लिश पढ़ता है, मैथ्स पढ़ता है, इकोनॉमिक्स पढ़ता है। एटलीस्ट का मतलब इंग्लिश भी पढ़ सकता है, मैथमेटिक्स भी पढ़ सकता है, इकोनॉमिक्स भी पढ़ सकता है, दोनों पढ़ सकता है, इंग्लिश मैथमेटिक्स या इंग्लिश इकोनॉमिक्स या मैथमेटिक्स इकोनॉमिक्स या तीनों। क्लियर है, एटलीस्ट का मतलब ये हो गया। अब उसमें से देखिए क्या है कि 60 स्टूडेंट्स क्या बोल रहा है, स्टडी इंग्लिश। उसमें से ऐसे स्टूडेंट्स जो इंग्लिश पढ़ते हैं वो कितने हैं, 16। 22 इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं और 26 स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स पढ़ते हैं। क्लियर है। अब क्या बोल रहा है, 5 स्टडी इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स, मतलब 5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इंग्लिश और इकोनॉमिक्स दोनों पढ़ते हैं, 14 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स दोनों पढ़ते हैं, और 2 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इंग्लिश, इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स तीनों पढ़ते हैं। मींस तो आप लोगों को बताना है कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस कि आप अभी क्या, जैसे कि अगर जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, जैसे अभी तो फिलहाल जब मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, अभी तो 10th का रिजल्ट नहीं आया है, तो अभी तो आप लोग 11th क्लास नहीं पहुंचे होंगे, लेकिन मैं आप लोगों के लिए इसलिए वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। क्लियर है। तो अब आपको ये डिसाइड करना है कि आप क्या लेना चाहते हैं 11th क्लास में। मींस मैथ्स प्लस इकोनॉमिक्स लेना चाहते हैं, कि मैथ्स और इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, कि मैथ्स, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स तीनों पढ़ना चाहते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स आप मुझे जरूर वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताएंगे अपना अपना क्या थॉट है, आपका क्या विचार क्या है, आप क्या सोचते हैं कि आपको मैथ्स और इंग्लिश पढ़ना है, कि मैथ्स और इकोनॉमिक्स पढ़ना है, कि मैथ्स, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश तीनों पढ़ना है। तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर अपना राय बताइएगा। क्लियर है। तो देखिए 2 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इंग्लिश भी पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स भी पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स भी पढ़ते हैं। तो अब आपको क्या करना है, अपने को पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडी इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स, मतलब आपको ये बताना है कि ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो इंग्लिश भी पढ़ते हैं और मैथमेटिक्स भी पढ़ते हैं, जो इंग्लिश भी पढ़ते हैं और मैथमेटिक्स भी पढ़ते हैं। क्लियर है। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहां पर सॉल्यूशन लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। तो देखिए तो हम अज्यूम करते हैं, लेट क्या अज्यूम करते हैं कि
ए हम मान लेते हैं, ए क्या मान लेते हैं, ये हम मान लेते हैं सेट ऑफ स्टूडेंट्स, सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडी इंग्लिश, हु स्टडी इंग्लिश, हु स्टडी इंग्लिश। हम क्या मान लेते हैं, ए हमने क्या माना, सेट ऑफ स्टूडेंट जो इंग्लिश पढ़ते हैं। उसके बाद बी हमने क्या माना, तो यहां आप लिखेंगे बी हमने माना सेट ऑफ स्टूडेंट्स, सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडी मैथमेटिक्स, हु स्टडी मैथमेटिक्स, जो मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। और सी, सी का मतलब सेट ऑफ स्टूडेंट्स, सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडी, जो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, हु स्टडी इकोनॉमिक्स, हु स्टडी इकोनॉमिक्स। तो हमने क्या किया, हमने यहां पर 3 सेट डिफाइन किया, सेट ए, सेट बी, सेट सी। तो सेट ए हमने क्या डिफाइन किया, सेट ऑफ स्टूडेंट्स जो इंग्लिश पढ़ते हैं। बी हमने क्या डिफाइन किया, सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडी मैथमेटिक्स, जो मैथमेटिक्स पढ़ते हैं। सी, सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडी इकोनॉमिक्स, जो कि इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। ये हमने मान लिया सी। क्लियर है। अब क्वेश्चन को समझ करके और ए बी सी को समझ करके हम क्या बता सकते हैं, देन हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन हो सकता है। तो हमारे पास जो इंफॉर्मेशन आएगी वो क्या आएगी कि ए यूनियन बी यूनियन सी, मतलब तीनों को मिला करके ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं हमारे पास भाई, 40 स्टूडेंट्स। क्लियर है। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, ए मतलब ऐसे स्टूडेंट जो इंग्लिश पढ़ते हैं, ऐसे कितने हैं, 16 हैं। क्लियर है। उसके बाद ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, बी मतलब जो मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, ऐसे कितने हैं, 26। ये सब इंफॉर्मेशन दिया हुआ है इसमें। उसके बाद ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो कि इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, तो ऐसे कितने हैं, 22। क्लियर हुआ, 22 हैं। अब उसके बाद ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो कि ए इंटरसेक्शन सी में आते हैं। ए इंटरसेक्शन सी का मतलब, ए इंटरसेक्शन सी का मतलब हुआ जो इंग्लिश भी पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स भी पढ़ रहे हैं। तो ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं, 5 हैं। और ऐसे स्टूडेंट्स जो कि बी इंटरसेक्शन सी में आ रहे हैं, बी इंटरसेक्शन सी का मतलब जो मैथमेटिक्स भी पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स भी पढ़ रहे हैं। तो ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं, क्वेश्चन में दिया है 14 दिया हुआ है। समझ में आ गया। अब उसके बाद ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी में आते हैं, मतलब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का मतलब जो इंग्लिश भी पढ़ते हैं, मैथ्स भी पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स भी पढ़ते हैं। तो ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं भाई, 2। ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं, 2। हमको क्या निकालना है क्वेश्चन में, हमें निकालना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ऐसे स्टूडेंट्स कितने हैं जो इंग्लिश और मैथमेटिक्स दोनों पढ़ते हैं। क्लियर है। तो एक बार वापस मैं एक्सप्लेन कर देता हूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी, मतलब जो किसी न किसी तरीके से इंग्लिश, मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, ऐसे कितने हैं, 40। ऐसे स्टूडेंट्स जो कि इंग्लिश पढ़ते हैं कितने हैं, 16। ऐसे स्टूडेंट्स जो कि मैथमेटिक्स पढ़ते हैं कितने हैं, 26। ऐसे स्टूडेंट्स जो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं कितने हैं, 22। ऐसे स्टूडेंट्स जो कि इंग्लिश और इकोनॉमिक्स ए इंटरसेक्शन सी, इंग्लिश और इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, वैसे कितने हैं, 5। ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो कि मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, 14। और ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो इंग्लिश भी पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स भी पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स भी पढ़ते हैं, कितने हैं, 2। और हमको क्या निकालने हैं, ऐसे स्टूडेंट्स निकालने हैं जो कि इंग्लिश भी पढ़ रहे हैं और मैथमेटिक्स भी पढ़ रहे हैं। क्लियर है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था। अब देखिए मैंने आपको एक
फॉर्मूला बताया है, एक मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, तो वो फॉर्मूला आपको क्या करना है, अब लिखना है फॉर्मूला। चलिए इसको अब मैं इतना जो पार्ट है, इतना पार्ट को मैं रब कर देता हूं, इतना आप अच्छे से अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब मैंने एक फॉर्मूला बताया था जिसमें सेट ए, सेट बी, सेट सी तीनों यूज होते हैं, तो वो वाला फॉर्मूला इस क्वेश्चन में यूज होने वाला है। तो चलिए अब हम एक फॉर्मूला लिखते हैं, तो यहां पर आप लिखेंगे फॉर्मूला यूज्ड, यहां आप क्या लिखेंगे, फॉर्मूला यूज्ड, फॉर्मूला यूज्ड। क्लियर है? तो देखिए फॉर्मूला यूज में क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू number of elements in A plus number of elements in B plus number of elements in C minus number of elements in A intersection B minus number of elements in B intersection C minus number of elements in A intersection C plus number of elements in A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। क्लियर है? तो देखिए एक बार अगेन फॉर्मूला में बता दे रहा हूं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B यूनियन C क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B माइनस number of elements in B intersection C minus number of elements in A intersection C plus number of elements in A intersection B intersection C, ये फॉर्मूला होता है। तो चलिए अब इंप्लाइज करके, क्योंकि ये एक इक्वेशन मान लेंगे अपन, अब इक्वेशन के सेकेंड स्टेप में क्या लगता है, इंप्लाइज। तो इसकी वैल्यू कितना है क्वेश्चन में, ये है 40 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी थी 16 प्लस इसकी वैल्यू क्वेश्चन में 26 प्लस 22 माइनस अपने को ये निकालना था नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी निकालना था, माइनस 14 माइनस 5 प्लस 2, ये सब वैल्यू दिया हुआ है। इसकी वैल्यू 40 है, इसकी वैल्यू 16 दिया है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी 26 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी 22 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी कितना दिया है 14, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन सी कितना दिया 5, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कितना दिया है 2। क्लियर है? अब इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं, ये कितना आ जाएगा 40 इज इक्वल टू, अब देखना यहां पर ये 16 और 26 और 22 को जब आप ए डाउन करेंगे तो ये आंसर कितना आएगा 64 आ जाएगा, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। अब देखिए -14 -5 दैट इज -19 और -19 प्लस 2 ये हो जाएगा -17। क्लियर है? अब उसके बाद ये कितना हो जाएगा 40 इज इक्वल टू 64 माइनस 17, तो 64 माइनस 17 होता है 47, ये कितना होता है 47, तो 47 माइनस ये कितना हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। अब ये इधर जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये क्या हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ये हो जाएगा 47 माइनस 40, और अगला स्टेप में इंप्लाइज करके हम क्या लिख देंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7, ये बॉक्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो ये था कॉन्सेप्ट, देख लीजिए आप अच्छे तरीके से। और लास्ट में डायलॉग कैसे लिखेंगे, लास्ट में आपका डायलॉग रहेगा हेंस कॉमा number of students
who study English, and mathematics, is 7। ये बॉक्स के अंदर आपको लिखना है। क्या लिखना था? हेंस कॉमा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडी इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स इज 7। तो समझ में आया प्यारे बच्चों? तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन था ये इस चैप्टर का। कौन से चैप्टर का? चैप्टर 1 सेट का ये लास्ट क्वेश्चन था। तो इस तरीके से हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हुआ। तो चैप्टर 1 सेट का टोटल हमारे YouTube चैनल में कितने वीडियोस अपलोडेड होंगे? टोटल 6 वीडियो अपलोडेड होंगे। ये हमारे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में अवेलेबल होगा। तो इसको आप अच्छे से बार बार देखिएगा, वीडियोस को प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाइएगा और बिना देखे पूरा चैप्टर को प्रैक्टिस करिएगा, तभी आपको समझ में आएगा विथ टाइम बाउंडेशन। क्लियर है? तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हम अगला जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे, रिलेशंस एंड फंक्शंस। समझ में आ गया? तो अब आपको क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, ये वीडियो आपने देख लिया। अब मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, फीडबैक चाहिए। तो सपोर्ट और फीडबैक ये है और सजेशन ये मैं चाहता हूँ कि आपको मेरा टीचिंग स्टाइल, हमारा वीडियो क्वालिटी कैसे लग रहा है, ये आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ताकि हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। क्योंकि पढ़ना आपको है, समझना आपको है, जज आप हैं। तो आप डिसाइड करेंगे कि हम कैसे पढ़ा रहे हैं, कैसे आपको हमारा टीचिंग मेथोडोलॉजी कैसे लग रहा है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ताकि हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा तो आप जरूर इस वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, ताकि जब कभी भी हम अपने YouTube चैनल में कुछ भी वीडियो अपलोड करें, आपके पास वो नोटिफिकेशन पहुंच जाए। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? तो चलिए लास्ट में यही बोलना चाहूंगा कि आप खूब मन लगा करके पढ़ाई करिए, अपने प्रॉब्लम्स को अपनी मम्मी के साथ, पापा के साथ, और अगर आपको लगता है कि आप मेरे साथ अपना प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं तो जरूर प्रॉब्लम आप मेरे साथ शेयर करिए, और मिलजुल करके आप, मैं, आपके मम्मी पापा मिलजुल करके आपके प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे। क्लियर है? और हमेशा आप खुश रहिए, हैप्पी रहिए, सेफ रहिए, और हमेशा मोटिवेटेड रहिए, हेल्दी रहिए, अपने तबियत का भी ध्यान रखेंगे। क्लियर है? और लव यू ऑल मेरे प्यारे बच्चों, और बी पॉजिटिव। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस। सपोर्ट करते रहिए, ऐसे ही हमको सजेशंस देते रहिए, ऐसे ही हमको फीडबैक देते रहिए। तो लास्ट में यही बोलना चाहूँगा, जय हिंद, जय भारत। विश यू ऑल द बेस्ट।